बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो जनाब आज का टॉपिक है, जो नया टॉपिक, दैट इज़ अबाउट यूरिनरी सिस्टम। आपका जो किडनीज़ हैं, दे आर द वेरी वाइटल ऑर्गन। ये आपकी बॉडी के क्लीनर्स हैं, आपकी बॉडी के। जो आपकी बॉडी की सफाई सुथराई करनी है ना, उसके अंदर से जितना भी वेस्ट मटेरियल निकालना है, लाइक ये आप कह लें कि अगर ये आपकी बॉडी के सैनिटरी वर्कर अगर आपके ना हो आपकी बॉडी में, तो इंसान जो है वो शायद हफ्ते से ज़्यादा जब वो सर्वाइव ना कर सके, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती है। तो पहले तो मैं आपको कैटेगराइज कर दूँ कौन कौन से वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं। लाइक सबसे पहला जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो आपको पता है कि हमारे लंग्स जो है उनको बाहर निकाल देते हैं। फिर जब आप फूड खाते हैं, जो भी आप फूड लेते हैं, तो फूड की भी जो एंड प्रोडक्ट है, जो वेस्ट बच जाता है, जो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही, एनएस के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है। फिर आपको पता है कुछ साल्ट्स और मिनरल थ्रू स्वेटिंग भी आप एक्सक्रीट करते हैं। बट देयर आर सर्टन केमिकल्स जो कि बड़े ही हजार्डस हैं। दोज आर नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, क्रेटनाइन, इस तरह के नाइट्रोजनस केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि आपकी बॉडी में, ब्लड में प्रोड्यूस होते हैं, और उनको सिर्फ और सिर्फ आपका किडनी फिल्टर कर सकता है। और अगर उनको किडनी फिल्टर ना करे, दे आर टॉक्सिक। उनका जो बिल्डअप है वो आपकी बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, और इंसान की इवन डेथ हो सकती है अगर उन केमिकल्स को बॉडी में से फिल्टर ना किया जाए। तो जो किडनी है वो आपका फिल्टर है, जो आपके बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करता है, फिल्टर करता है। हमारी बॉडी के अंदर दो किडनी हैं। ये वैसे कोई बात तो नहीं है, नहीं, लेकिन फिर भी टू किडनीज हैं। अच्छा, लेकिन आपको आगे बता देते हैं कि 125 ग्राम टू 175 ग्राम इनका वज़न है। मेल किडनी थोड़ा सा हैवी होता है एज कम्पेयर टू फीमेल किडनी, और इनका जो साइज़ है वो 11 टू 14 सेंटीमीटर इन लेंथ है, 6 सेंटीमीटर वाइड है और 4 सेंटीमीटर थिक है। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई। समटाइम्स दे आस्क इन ऑब्जेक्टिव, कभी कभार वो एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हार्ट का साइज़ क्या है और किडनी का साइज़ क्या है, इस तरह का समटाइम्स। फिर एक और भी ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, राइट किडनी इज लिटिल लोअर देन द लेफ्ट। फिक्रा याद रखें, क्या बोला मैंने, राइट किडनी इज लिटिल लोअर देन दी लेफ्ट। यहाँ पे भी डायग्राम में देखिए आपको राइट किडनी थोड़ा सा लेफ्ट से नीचे नजर आ रहा है। ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ लेते हैं कौन सा किडनी थोड़ा लोअर है, कौन सा किडनी थोड़ा अप है। तो आपके दो ही किडनी हो गए, एक राइट किडनी, दूसरा आपका लेफ्ट किडनी। फिर उस तरह जो किडनी है उसमें से दो नालियाँ निकलती हैं, जो यूरिन यानी कि जो पेशाब है उसको मसाने में लेके जा रही हैं। मसाना इज कॉल्ड ब्लैडर। वो जो नालियाँ मसाने में लेके जा रही हैं यूरिन को, दैट आर का दोज आर कॉल्ड यूरिटर्स। उनको क्या बोलते हैं, यूरिटर, राइट एंड लेफ्ट यूरिटर। अच्छा, किडनी में ब्लड जाता है फिल्टर होने के लिए, साफ होने के लिए। साफ होने के बाद उसमें नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव करना है। तो जो नालियाँ किडनी में ब्लड लेके जा रही हैं उनको बोलेंगे रीनल आर्टरी। वो भी राइट एंड लेफ्ट होंगी, लेफ्ट रीनल आर्टरी एंड राइट रीनल आर्टरी। अच्छा, अगेन यहाँ पे देखो, ये साइड आपकी राइट है और ये साइड आपकी लेफ्ट है, ये भी नहीं भूलना। ये मैंने आपको हार्ट के स्ट्रक्चर के वक्त भी बताया था। अच्छा, जब किडनी से ब्लड साफ होके वापस आ गया, तो कौन सी नालियाँ हैं जो वापस ब्लड लेके जाएंगी, दोज विल बी कॉल्ड वेन्स। तो वो आपकी राइट रीनल वेन एंड लेफ्ट रीनल वेन कहलाएंगी। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, जो किडनी है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें भी याद रखें कि उसको हम जो आउटर उसका जो लाइट लाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड कार्टेक्स, और जो इनर डार्क कलर का स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं पिरामिड। ये आगे डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे, अभी तो आपको एक ओवरव्यू इसका हो गया, आइडिया हो गया। नाउ कम्स टू द फंक्शंस ऑफ द किडनी। सबसे पहला काम इसका है फिल्टर करना ब्लड को, ठीक है, और ये वेस्ट को सेपरेट करता है। और कौन से वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को ये बॉडी में से सेपरेट करता है, जो कि बड़े टॉक्सिक होते हैं। उसके अलावा भी इसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटाइन एंड क्रिएटिनाइन, ये वेस्ट इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। ये अगर वेस्ट रिमूव ना हो तो डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, कार्डियक अरिथमिया हो सकता है, मतलब हार्ट बीट आपकी इरेगुलर हो सकती है, कन्वर्जन्स, कोमा एंड डेथ भी हो सकती है। दैट्स अ वेरी सीरियस इशू। उसके बाद आपका है जी, किडनी फिल्टर ब्लड करता है, सेपरेट करता है वेस्ट को, रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम करता है। वो तो मेजर एक आपको एक फंक्शन बताया था ना। फिर उसके बाद ब्लड वॉल्यूम को मतलब क्या है कि अगर आप देखें पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, अगर आप सर्दियाँ हैं
तो आपको पता है ब्लड स्वेटिंग तो आपको हो नहीं रही। अगर आपने पानी ज़्यादा पी लिया तो ब्लड आपका जो है उसका 5 से 6 लीटर ब्लड का वॉल्यूम होता है एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो ब्लड आपका ऑब्वियसली उसमें पानी ज़्यादा आ जाएगा, ब्लड थिन हो जाएगा। तो आप ब्लड क्या करेगा, पानी को क्या करेगा, एक्स्ट्रा को एक्सक्रीट आउट करेगा थ्रू किडनीज, आपको पेशाब बार बार आएगा। तो दैट इज़ हाउ आपका जो किडनी है वो ब्लड के वॉल्यूम को भी इंश्योर करता है, उसकी ऑस्मोलैरिटी भी को भी शो करता है। ऑस्मोलैरिटी से क्या मुराद है कि उसमें कितने मिनरल्स किस किस्म के, लाइक सोडियम की अमाउंट कितनी होगी, पोटाशियम की अमाउंट कितनी होगी, क्लोरीन की कितनी होगी, हाइड्रोजन आयंस कितने होंगे, ये ऑस्मोलैरिटी है। इन आयंस की जो क्वांटिटी है उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, कौन कौन से हैं, रेनिन है, एरिथ्रोपाइटिन है और कैल्सिट्रोल है। उसके अलावा ये एसिड बेस बैलेंस, सो पीएच, बॉडी की पीएच को भी ये कंट्रोल करता है। तो एसिड बेस बैलेंस और डिटॉक्सिफाई सुपर ऑक्साइड, हमारी बॉडी के अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स या ड्रग्स आ जाते हैं तो उनको ये डिटॉक्सिफाई भी करता है। इसलिए जब कोई ज़्यादा आप कोई फूड या कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं या एंटीबायोटिक्स आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो अक्सर आपने सुना था एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, वो आपके किडनी को डैमेज करती हैं। या कुछ आप कोई ऐसी ड्रग ले लेते हैं जो आपकी बॉडी के लिए डैमेजिंग हो, तो एक्चुअली जो आके वो आपके किडनी को जाके डैमेज करती है। लाइक अल्कोहल भी आपकी किडनी को और लंग्स को डैमेज करती है। उसके बाद आपका आ गया जी किडनी की एनाटॉमी। अब ज़रा डिटेल में, पहले तो ओवरऑल यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर आपको बताया था कि राइट किडनी या लेफ्ट किडनी। अब किडनी को डिटेल से इनर हम उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम पढ़ने लगे। किडनी को जब हम देखते हैं तो इसका जो आउटर एरिया होता है ना, ये वाला जो है ये ज़रा लाइट इन कलर होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कार्टेक्स। ये देखें ज़रा, ये लाइट इन कलर होता है। और ये जो अंदर वाला एरिया है ये वाला ज़रा देखें, ठीक है, ये दिस इज अ बिट डार्कर इन कलर, इसको हम मेडुला बोलते हैं। एक तो पहली बात है ये बड़ी क्लियर डिफरेंशिएशन है, किडनी के आउटर पार्ट को हम कार्टेक्स बोलते हैं, इनर पार्ट को मेडुला बोलते हैं। और जो मेडुला है वो भी आप देखेंगे ऐसे गुच्छों की शक्ल में मौजूद है, ऐसे पायरामिड्स, इसको क्या बोलते हैं, ये उल्टा पायरामिड बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता है किडनी के अंदर यूरिन पैदा होता है और वो छोटे छोटे चैम्बर्स के जरिए जाके एक बड़े चैम्बर में दाखिल होता है। ये जो बड़ा चैम्बर है उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। ये जो बड़ा चैम्बर है दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। और ये जो छोटे छोटे चैम्बर हैं इनको बोलते हैं कैल्सिस, मेजर कैल्सिस एंड माइनर कैल्सिस बोलते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब उसमें रीनल आर्टरी ब्लड अंदर लेके जा रही है, रीनल वेन ब्लड अंदर से बाहर लेके आ रही है, और यूरिटर यूरिन यानी कि पेशाब ब्लैडर तक लेके जा रही है। ये 3 किस्म की नालियाँ इसमें से आउट हो रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद आपका आ गया कि ये एक डायग्राम थोड़ी और डिटेल में है। किडनी आपके 2 हो गए, राइट एंड लेफ्ट। किडनी के अंदर आपको पता है लाइट कलर जो है वो कार्टेक्स, डार्क कलर मेडुला, और उसके अंदर भी ये जो आपको पैरामिड नज़र आ रहे हैं इनको रीनल पैरामिड्स बोलते हैं। अच्छा, ये जो आपके रीनल पैरामिड्स हैं ये एक्चुअली नेफ्रॉन्स से मिलकर बने होते हैं। किडनी के अंदर आपके आर्गन्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड नेफ्रॉन, जिनको क्या बोलते हैं हम, नेफ्रॉन बोलते हैं। किडनी कंटेन्स 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स। हर किडनी के अंदर कितने होते हैं, 1.2 मिलियन, 12 लाख के करीब नेफ्रॉन्स होते हैं, विच आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये बात याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभार पूछ लेते हैं, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है। ये नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ, वो ब्लड वेसल्स पर मुश्तमिल होता है, एफरेंट आर्टेरियोल। ये 2 लफ्ज़ हैं जो आपको तंग करेंगे, एफरेंट एंड इफरेंट, ठीक है। एफरेंट का मतलब सप्लाई ब्लड टू किडनी, ऐसी नालियां जो किडनी में ब्लड लेके जा रही हैं और जो किडनी से बाहर लेके आ रही हैं उनको बोलेंगे इफरेंट, एफरेंट एंड इफरेंट, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल उसके अंदर होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल होंगे इसके अंदर। अच्छा, परेशान नहीं होना, अभी ये डायग्राम 3-4 दफ़ा यहाँ पे आएगी जो आपकी नेफ्रॉन की है, ये डिटेल में अभी मैं आपको करवाता हूँ। लूप ऑफ एनले होगा और डिस्टेंट कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल होगा। ये आ गई जनाब, फिर आपकी डायग्राम ये देख लें जनाब। सबसे पहले आपको क्या बताया था, एफरेंट, एफरेंट आर्टेरियोल, ये रही जो नाली जो ब्लड अंदर किडनी में लेके जा रही है, और किडनी में भी किस में लेके जा रही है, नेफ्रॉन के अंदर लेके जा रही है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए जो नाली जहाँ पे जा रही है तो ये एक बंच ऑफ नेटवर्क कैपिलरीज का एक बंच बना हुआ है, ठीक है। ये जो अंदर की तरफ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लूमेरुलस। और इसके गिर्द बाहर ये एक कप सा बना हुआ है, इस कप को क्या बोलते हैं, बोमैन कैप्सूल। क्या बोलते हैं जी इस कप को, बोमैन कैप्सूल, BOWMAN, बोमैन कैप्सूल इस कप का नाम है।
इस कैप्सूल से मुराद ये वो खाने वाला कैप्सूल नहीं है, ये कप टाइप एक स्ट्रक्चर होता है। तो होता क्या है कि प्रेशर से जब ब्लड आता है तो ब्लड में से जो उसका प्लाज्मा वगैरह है वो फिल्टर आउट होके इस कैप्सूल के अंदर यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से फिर ये आपका ये जो नालियाँ हैं, ये देखें, ये जो एक कन्वोल्यूटेड, ये जो पहला हिस्सा है, ठीक है, ये इतना, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वर्जन है ना इसमें, चक्कर से है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल उसमें जाता है। उसके बाद फिर ये कि ये यू शेप नाली है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, जो यू शेप है आपकी। अच्छा, उस यू शेप के बाद आप क्या देखते हैं, फिर अगेन एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो उसमें दो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैं, दरमियान में एक यू शेप है, ठीक है, शुरू में आपका कप है। अच्छा, ये डायग्राम आपकी सादा शक्ल में आपको दिखाई हुई है, एक्चुअल में ये इस तरह का होता है क्योंकि इसके इर्द गिर्द बाकायदा पूरा कैपिलरीज का नेटवर्क भी मौजूद होता है। तो डायग्राम जब भी आप बनाते हैं, अगर ये डायग्राम आप पेपर में बनाएंगे तो आप हमेशा इस तरह की सादा डायग्राम बनाते हैं, बल्कि ये अगली जो डायग्राम दिखा रहा है मैं आपको उस तरह की बनाते हैं। ये कैपिलरीज का नेटवर्क हम नहीं बनाते बिकॉज अदरवाइज इट्स डिफ़िकल्ट, उसको अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अच्छा, अब आ जाए आपकी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। एक्चुअल आपको क्या बताता है कि फंक्शनल यूनिट कौन है किडनी का, किडनी के अंदर काम करने वाली चीज़ कौन सी है, वो आपका है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन काम करता है, किडनी का काम है क्या, यूरिन फार्मेशन। तो नेफ्रॉन यूरिन फार्मेशन बनाता है, उसके 3 मेजर स्टेप्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं भाई, याद रखने बात। 3 मेजर स्टेप हैं यूरिन फार्मेशन के। पहला स्टेप क्या है, उसको बोलते हैं ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप क्या है, ट्यूबुलर सेक्रेशन। तीसरा स्टेप क्या है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप आपने रूटीन में याद रखने। पहला ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है क्या है कि ब्लड में से तमाम प्लाज्मा जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है। फिर उसके बाद आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ गया। इसमें क्या होता है कि अब जो ब्लड फिल्टर होता है ना, सिर्फ अंदर ब्लड सेल्स रह जाते हैं, बाकी तमाम प्लाज्मा तकरीबन बाहर निकल आता है। उसमें माइनो एसिड्स भी बाहर आ जाते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज भी बाहर आ जाते हैं, सब कुछ ही तो बाहर आ जाता है। अब वो सारा कुछ बाहर आ गया तो क्या हमने सारा कुछ यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देना है, नहीं नहीं। उसमें से जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है, जो काम के न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। पहले उनको निकाला, फिर उसको बाहर रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो जो भी काम के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर यहाँ पे तीसरा स्टेप आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पता क्या होता है कि आपका जो इर्द गिर्द कैपिलरी का नेटवर्क था वो ये जज करता है कि देखें बॉडी के अंदर कहीं सोडियम ज़्यादा तो नहीं है, पोटाशियम ज़्यादा तो नहीं है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा तो नहीं है, पानी ज़्यादा तो नहीं है। जो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं वो अगेन फिर उसके अंदर क्या करता जाता है, वो सिक्रीट करता जाता है वापस आपका नेफ्रॉन के अंदर। तो द थर्ड स्टेप इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। फिर उसके बाद क्या होता है, फाइनली ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट होती है, इसके अंदर तमाम मटीरियल जाता जाता है। यूरिन कलेक्टिंग डक्ट हैं वो जाके रीनल पेल्विस में ओपन होती हैं। पेल्विस आपका यूरेटर में ओपन होता है और वहाँ से आपका यूरिनरी ब्लैडर के अंदर तमाम आपका मटेरियल चला जाता है। सो लुक यहाँ पे ये आप थोड़ा आगे डिटेल में, ये एफरेंट आर्टेरियोल आपका जनाब, ये ग्लूमेरुलर कैपिलरी, ठीक है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ। ये आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ गया ये वाला, ठीक है। ये देखें, ये अब यहाँ पे क्या होना है, पहले तो सारा मटेरियल ही बाहर निकल आया ना फिल्ट्रेशन के दौरान, ब्लड में से सिर्फ ब्लड सेल्स अंदर रह गए, बाकी तमाम मटेरियल इधर आ गया। अब मैंने आपको बताया था उसमें ग्लूकोज भी आ गया, अमीनो एसिड्स भी आ गए, सोडियम पोटाशियम वाटर भी आ गया। अब ये तो काम की चीज़ें हैं, ये वापस ब्लड में दाखिल हो रही है, इधर देखिए, ठीक है। फिर आपका ये आ गया यू शेप लूप ऑफ हेनले, इसमें से भी अगेन रीअब्जॉर्प्शन ही हो रही है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन। पहला प्रोसेस था फिल्ट्रेशन, दूसरा प्रोसेस क्या, रीअब्जॉर्प्शन। तो इसमें भी सोडियम पोटाशियम सोडियम क्लोराइड आयंस, ठीक है, इवन वाटर, इसकी भी क्या हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, तीसरे में देखें ये ड्रग्स, ये हाइड्रोजन पोटाशियम, अब ये नाली में दोबारा डाले जा रहे हैं। तो ये ऑस्मोलैरिटी चेक करता है। तो किडनी यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ये स्टेप होता है कि वो देखता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उसके पास ज़्यादा हैं, जो वो ज़्यादा है उनको वो सिक्रीट कर देता है। रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन यहाँ पे होती है, सॉरी ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है, ये रीअब्जॉर्प्शन का वर्ड यहाँ पे गलत लिखा हुआ है।
ट्यूबुलर सिक्रीशन यहाँ पे होती है, ठीक है। फिर वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाता है सारा का सारा मटीरियल। सो दिस इज़ हाउ। अच्छा, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी इवन अगर पानी ज़्यादा हो तो वो वहाँ से क्या कर लिया जाता है, ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है। द कलेक्टिंग डक्ट बिकम्स इन द कार्टेक्स वेयर इट रिसीव्स ट्यूबुलर फ्लूइड फ्रॉम न्यूमरस नेफ्रॉन्स, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट आल्सो रीअब्जॉर्ब वाटर, वो भी वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेती है अगर बॉडी में उसकी कमी हो। यूरिन जो है आपका जनाब बन गया, तो यूरिन की कंपोजिशन किस तरह की होगी। फ्रेश यूरिन इज़ क्लियर, मतलब अगर आप बहुत देर तक रोक के ना रखें, ठीक है, या आप जैसे पेशाब आप करते हैं तो उसका वो क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी किस्म के ब्लड सेल्स नहीं होने चाहिए, प्रोटीन थोड़ी बहुत उसमें माइनर सेल्स हो सकते हैं, और उसमें बैक्टीरिया वगैरह जो है इफ़ क्लाउडी अगर है तो उसमें बैक्टीरिया या सीमन फ्लूइड या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। दैट्स नॉट अ गुड साइन। लाइक अगर तो कुछ अंडरलाइन काज है उसकी वजह से हल्का फुल्का है तो वो तो ठीक है। खैर यूरिन वॉल्यूम एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग 1 से 2 लीटर डेली यूरिन जो है वो रिलीज़ करता है। एक्सेसिव यूरिनेशन जो है अगर को तो उसको पॉलीयूरिया बोलते हैं, ये एक बीमारी है। पॉलीयूरिया की वजह से आपकी बॉडी में पानी की कमी भी हो सकती है। इफ़ इट इज़ अ डिज़ीज़, जिस तरह के डायबिटीज़ वगैरह भी होता है, लोगों को बार बार पेशाब आता है, ठीक है। उसके बाद स्कैंटी यूरिन अगर आपको पेशाब आई ना, उसको बोलते हैं ओलिगोरिया, ठीक है। एंड आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे, यानी कि आप आधा लीटर भी अगर पेशाब ना कर रहे हो, आधा लीटर से भी कहीं कम पेशाब आ रहा हो, तो वो ऑब्वियसली बहुत थोड़ा आपकी बॉडी से तमाम वेस्ट रिमूव नहीं हो पाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड ओलिगोरिया, दैट इज आल्सो अ डिजीज व्हेन ग्लूकोज इन ट्यूबुलर फ्लूइड एक्सीड्स द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। अच्छा, आपका जो ग्लूकोज है वो भी बॉडी में से क्या किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, रूटीन में नहीं। मैंने ग्लूकोज इन ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम 180 मिलीग्राम पर 100 मिली इट अपीयर्स इन यूरिन। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज अपीयर होना शुरू हो जाए तो इसको ग्लाइकोयूरिया बोल देते हैं। तो ये एक किस्म की डायबिटीज़ की निशानी होती है। ग्लूकोज इन ट्यूबुलर फ्लूइड हिंडर्स वाटर एब्सॉर्प्शन बाय ऑस्मोसिस काजिंग पॉलीयूरिया। तो ये आपको जिस तरह मैंने पिछले पेज पे भी बताया कि डायबिटीज़ के अंदर फिर लोगों को पॉलीयूरिया होना भी शुरू हो जाता है, तो फिर ग्लूकोज आपके ब्लड में और सॉरी यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाता है। हीमोडायलिसिस, अभी अगर आपका किडनी प्रॉपर्ली वर्क ना करे तो किडनी आपका डैमेज हो सकता है ड्यू टू वेरियस रीज़न। अगर आपने एंटीबायोटिक्स का भी बहुत ज़्यादा ली थी, ड्रग अब्यूज़ अगर कुछ लोग जो करते हैं तो ड्रग अब्यूज़र्स का किडनी जो डैमेज हो जाता है। नेचुरल भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी वजह से भी खुदा माफ़ करे किसी का किडनी डैमेज हो सकता है। तो अब अगर किडनी डैमेज होता है तो एक किडनी पे भी गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर दोनों किडनी डैमेज हो जाए तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि फिर आपको आर्टिफिशियली बॉडी में से वेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं। कहते हैं ना कि वो हॉस्पिटल में डायलाइजर मशीनें लगी हुई हैं, वो डायलिसिस करवाते हैं। खुदा माफ़ करे अगर आपकी फैमिली में कोई बंदा ऐसा है, कोई पेशेंट है, तो अगर आप उसको करवाते हैं तो दैट्स अ बिट काइंड ऑफ यू कैन से स्ट्रेसफुल प्रोसेस, क्योंकि ये आपको रेगुलर करवाना है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है डायलिसिस का, क्योंकि अदरवाइज बॉडी के अंदर केमिकल्स जो है वो बिल्टअप होते रहते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो आप डायलिसिस दो तरीके का होता है, एक डायलिसिस मशीन के थ्रू होता है कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं और आप डायलिसिस करवाते हैं। उसका प्रोसेस क्या होता है ये आपको सिंपल यहाँ पे बता देते हैं। आपकी बॉडी में से ब्लड लेकर एक मशीन में से गुजारा जाएगा, वो मशीन जो है वो सेलोफेन ट्यूब कंटेनिंग, सेलोफेन की एक ट्यूब्स होती हैं, उसमें से जब ब्लड गुजारते हैं तो होता है क्या कि इसके बाहर ये जो फ्लूइड है, ये ख़ास किस्म का डायलिसिस फ्लूइड इस मशीन में से गुजारा जाता है। ये देखें, ये डायलिसिस फ्लूइड है, ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कंटेनर है। तो यहाँ से जब फ्लूइड गुजारेंगे, ये जो ट्यूब्स हैं इनमें से ब्लड गुजर है, उसके बाहर फ्लूइड है, तो ये यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है, यानी कि जो वेस्ट है वो ट्यूब से निकल कर इस फ्लूइड में आ जाता है, ठीक है। ये फ्लूइड में ऑब्वियसली वेस्ट अब ऐड होता जाता है, तो ये फ्लूइड वेस्ट लेके एक अलहदा आप क्या कह लें कंटेनर के अंदर जाता जाएगा। अच्छा, अब ये इस तरह जाता जाएगा और जो ब्लड है वो यहाँ से दोबारा वापस बॉडी के अंदर डालते जाएंगे, उसको जो भी ट्रीटमेंट करनी है, कुछ हार्मोन्स वगैरह होते हैं जो लगा के तो उसको फिर दोबारा वापस किया जाता है। अच्छा, अब इसके लिए क्या है कि ये एफिशिएंट है बड़ा ही, यानी कि अगर उसको एफिशिएंसी के लिहाज से देखा जाए तो बड़ा ही एफिशिएंट प्रोसेस है ये वाला। लेकिन इसका एक कॉन है, यानी कि इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये इनकन्वीनियंट है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या आप घर पे डायलिसिस मशीन परचेज़ करें, दैट्स नॉट ईजी, बहुत कॉस्टली मशीन होती है। तो इसके लिए फिर पेशेंट जो है वो लाइक किसी ऐसे एरिया में नहीं जा सकता जहाँ पे डायलिसिस मशीन अवेलेबल ना हो।
तो उसको हमेशा ये ख्याल रखना पड़ता है कि शहर जाए या किसी ऐसी जगह पे अगर जाए तो जहाँ पे वो पहले से उनको बुकिंग की हुई हो कि अगर उसको पेशेंट को डायलिसिस करवाना पड़े तो उसके पास फैसिलिटी अवेलेबल हो। इसका एक ऑब्वियसली सोल्यूशन भी है कि हमारी बॉडी के अंदर पेरिटोनियल एक कैविटी होती है, नेचुरल एक कैविटी है। उस कैविटी की ये खूबी है कि वो भी मटेरियल जो है उसके थ्रू जो है उसका एक्सचेंज हो सकता है। द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन इज नेचुरल डायलिसिस मेम्ब्रेन, एक कुदरती तौर पर नेचुरल डायलिसिस मेम्ब्रेन है। तो होता क्या है कि थ्रू अ मशीन हम डायलिसिस फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी के अंदर दाखिल कर देते हैं। तो जब पेरिटोनियल कैविटी बॉडी के अंदर हम फ्लूइड दाखिल करते हैं तो वो फ्लूइड जो है वहीं पे ब्लड के साथ वेस्ट मटेरियल को एक्सचेंज कर लेता है। तो इसमें आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता या आप पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही फ्लूइड डाल के जो है वो आप कर लेते हैं। बट ये है कि ये कन्वीनियंट तो बहुत है लेकिन ये लेस एफिशिएंट है, ये उतना एफिशिएंट नहीं है एज जितना कि हीमोडायलाइजर होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट किडनी के। कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन जैसा किडनी स्टोन्स होते हैं जो अक्सर डेवलप हो जाते हैं, बट मेन जो हमारा इसमें फोकस है वो इसी के ऊपर है। जो डायलिसिस पे इस पे क्वेश्चन बाज कर पूछ लेते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।